हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख देंगे और फिर ये देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बिहेव करता है। और फिर ये डेरिवेशन एक आएगी हमारे पास, उसको ड्राइव करेंगे। फिर जो लास्ट में हमारे पास फार्मूला आएगा, उस फार्मूले के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल अपेयर होते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो अच्छे से इसको समझना आप लोग। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेने वाले हैं। ठीक है, सपोज करते हैं इस तरह से हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं ना हमारे पास, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग ने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। जो चीज़ यहाँ पे लेते जाएंगे वहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया, देयर इज़ अ इलेक्ट्रिक, लेट अस कंसीडर देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, having plus q and minus q charge, having plus q and minus q charge। कहाँ पर है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, मान लीजिए ये ए और बी पे हैं। हैविंग प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज एट ए एंड बी। क्या किया हम लोगों ने, सिंपल एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया जिसपे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज किस पोजीशन पे है, ए और बी पे है। ठीक, अब एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसमें एक फाइनाइट डिस्टेंस भी होगा, है ना। तो लेट करते हैं 2L बी द डायपोल लेंथ। मान लीजिए ट्वाइस L क्या है, ट्वाइस L जो है वो इस डायपोल की डायपोल लेंथ है, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, जिसकी स्ट्रेंथ हम लोग कंसीडर कर लेंगे E। तो ये आ गया आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग स्ट्रेंथ E। तो लिख लीजिए इसको, लेट this dipole is placed in a uniform electric field। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को हमने प्लेस कर दिया, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग स्ट्रेंथ, वो जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, ई वेक्टर। ठीक, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। अब आप देखेंगे कि ऐसा करने पर क्या होगा कि हमारे पास देखो यहाँ पर क्या प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। तो इस प्लस क्यू चार्ज पे भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी और माइनस क्यू चार्ज पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी। जो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स एक्ट करनी है वो कैसी रहनी है, देखो ये आ गई वो फोर्स F वेक्टर, किसके बराबर आएगा, ये पढ़ा हम लोगों ने, F इजिकल टू क्यू ई। और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या रहनी है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो फोर्स माइनस क्यू चार्ज पे लगेगी इसकी डायरेक्शन क्या रहनी है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसमें जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन आ जाएगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर यहाँ तक, है ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज पे क्या लगनी है, फोर्सेस लगनी है। ठीक है, एक फोर्स लगेगी F इजिकल टू क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे लगेगी F इजिकल टू माइनस क्यू ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख लेते हैं इसको भी। नाउ देयर विल बी अ फोर्स F is equal to QE on the charge,
प्लस क्यू एट ए, और ये जो फोर्स लगनी है डायरेक्शन क्या रहनी है इसकी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज पे एक हमारे पास फोर्स लगेगी, और वो फोर्स किसके बराबर होगी, प्लस क्यू ई के बराबर होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास क्या होने वाला है, सिमिलरली देयर विल बी अनदर फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई ऑन द चार्ज, किस चार्ज पे लगनी है भाई साहब, ये ऑन द चार्ज माइनस क्यू एट बी, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल इजी। अब आप देखो यहाँ पर ए और बी पे क्या हो रहा है, दो फोर्सेस लग रही हैं, F इजिकल टू क्यू ई एंड F इजिकल टू क्यू ई, सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज अपोजिट। अब अगर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लग रही हैं और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर भी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। नेट फोर्स क्या लगती है इस डाइपोल पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है 0, नेट फोर्स क्या लग रही है, 0 लग रही है। अगर फोर्स नहीं लग रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आएगी, यानी कि ये जो डाइपोल है ये ना तो कहीं फॉरवर्ड मूव करेगा ना बैकवर्ड मूव करेगा, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स, नेट फोर्स ही नहीं लग रही है इसके ऊपर। एफ होगा तो ए बनेगा ना, फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आनी, नहीं आएगी वो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हो कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो हैं, लेकिन आप देख रहे हो इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो ये इस तरह से हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक फोर्स हमारे पास लग रही है इस तरफ से और एक फोर्स लग रही है इस तरफ से। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है देन दे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी और कैंसल आउट भी हो जाएंगी, और बॉडी जो है वो उस पर कोई मोशन भी नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह से दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर हों, ठीक है, मान लो कि इस तरह से मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। सपोज करो एक फोर्स यहाँ पे लग रही है और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है, ये भी F ये भी F इक्वल एंड अपोजिट हैं। बट नाउ इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, ठीक है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद इसका जो इफ़ेक्ट जो है वो इस बॉडी पे अराइज होता है। क्या इफेक्ट होता है वो, क्या बोलते हैं इसको, क्लास 11th में स्टडी किया था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, टार्क। यानी कि अगर आपके पास एक बॉडी है उस पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, बट अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो उस बॉडी में एक टार्क एग्जिस्ट करती है, और उस टार्क की वजह से बॉडी क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। ठीक है, अगर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं उसकी, सपोज कर लीजिए आप इस तरह से एक, ठीक है, अपनी एक नोटबुक ले लीजिए। अब देखो इस नोटबुक को अगर आप इधर भी एक फोर्स लगाओगे इधर भी फोर्स लगाओगे, क्या हो जाएगा, कुछ ही नहीं, है ना, ना इस तरफ मूव करेगी ना इस तरफ मूव करेगी। क्यों भाई, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, बट अब अगर आप एक फोर्स यहाँ लगाना, ठीक है, और एक फोर्स अगर आप यहाँ लगाते हो, ठीक है, एक फोर्स आप यहाँ लगाओगे और एक फोर्स इधर लगाओगे, एक इधर और एक इधर, और फिर अगर आप ये दोनों फोर्सेस लगाते हो ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हो, तो देखो ये जो बुक है ये क्या करने, ये नोटबुक क्या कर रही है, रोटेट करने लगी है। ठीक है, यानी कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं और अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहता है, पैरेलल होता है, तो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। क्या करना स्टार्ट कर देती है, ये देखो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो इसी तरह का एक्शन अब हमारे इस डाइपोल पे भी होने वाला है। क्यों, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, पैरेलल है। दैट इज़ वाई दिस डाइपोल रोटेट इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे वो काम करेगा और कैसे वो जो टार्क जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव हो जाएगी, अभी हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूँ, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो उसको मिटा देते हैं हम लोग।
अभी हम क्या करेंगे, उस टार्क के बारे में बात करेंगे। वो टार्क जो आएगी वो किस तरह से उसकी डेरिवेशन हम लोग ड्राइव करेंगे अब, तो देखते हैं इसको। तो देखो टार्क, अब इसका ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो कैंसिल आउट इस तरह से ये नहीं करेंगी। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक टार्क एग्जिस्टेंस में आएगी, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं एज द टू फोर्सेस आर इक्वल and opposite to each other and their line of action is not same, so there will be a torque experienced by the electric dipole। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसीलिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक टार्क जो है वो एक्सपीरियंस होगी। ठीक, अच्छा आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था टार्क को डेजिग्नेट करते हैं टाउ से। ठीक है, अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है, क्लास 11th याद है? इसका फार्मूला होता है कि दोनों फोर्सेस, क्योंकि दो फोर्सेस एग्जिस्टेंस में होती हैं यहाँ पर, आइदर फोर्स, उन दोनों में से किसी एक फोर्स को ले लो, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सा लेना होता है हम लोगों को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। ठीक है, टार्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो आप इन दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू, चलो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना इसका, तो क्या हो जाएगा, क्यू ही आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू ही है ना। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब बताइए यहाँ पर मुझे ध्यान से देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बन रहा है हमारे पास, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, ये फोर्स है, ध्यान से देखो ये फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स एफ है ना, देखो यहाँ पर है ना, ये फोर्स एफ है। अब मुझे बताओ इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, अरे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ ना, ये देखो ये हुआ इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ये। ठीक है, ये देखो ये फोर्स, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये आ गया इसका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को लेना है, ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पर लेना है। अच्छा, इसके बीच में एंगल कितना है, जिस भी एंगल पर रखा होगा, अगर यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास थीटा ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आ गया, फिर अगर ए बी, और यहाँ पर हम लोग सी ले लेते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए सी, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लेना पड़ता है, देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कैसे खुलेगा ये। हाँ देखो, ये ना आपने सिंपल एक पेन जो है उसको खोलना है आप लोगों को। देखो यहाँ पर जब मैं पेन खोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स मेरी ये लग रही है, क्यों लिया मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो एक फोर्स में ये ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरी फोर्स में कहाँ लगा रहा हूँ, उसको इस तरफ लगा रहा हूँ, यानी कि एक फोर्स ये लग रही है, दूसरी फोर्स ये लग रही है। और जो हमारे पास बॉडी जो मूव कर रही है, ये देखो इसने कौन सा डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, देखो यहाँ पर ये फोर्स है ना, ये देखो ये इस तरह से ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ये देखो है ना, तो फिर डिस्टेंस कौन सा मूव किया इसने, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूव किया इसने, फोर्स से ये डिस्टेंस का जो एंगल बन रहा है ये कैसा है, 90 डिग्री है ना। दैट इज़ वाई टार्क जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, वहाँ पर क्या लेते हैं, एक दोनों में से कोई एक फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अब समझ आया? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे AC है ना, तो अब हम इस AC के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस AC को अगर फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग ले लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACB। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ACB है ना, यहाँ पर आप निकालो साइन थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आ जाता है भाई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपके पास, AC, हाइपोटेन्यूज क्या है AB। क्लियर यहाँ तक? ठीक,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी इज इक्वल टू साइन ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। क्या करेंगे, अरे इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन आपके पास टार्क की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी क्यू ई इंटू ए बी साइन थीटा। नो व्हाट इज दिस ए बी, ये ए बी क्या है, देखो ए बी क्या चीज़ है, ये तो ट्वाइस एल है। नो क्यू इंटू ट्वाइस एल साइन थीटा, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस एल। कंसिडर किया हम लोगों ने कि ये लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी है, ट्वाइस एल है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ क्यू इंटू ट्वाइस एल ई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा था ये क्यू इंटू ट्वाइस एल क्या होता है, दिस इज़ द डाइपोल मूवमेंट। ये क्या है, ये तो डाइपोल मूवमेंट है। तो फिर टार्क की वैल्यू क्या आई, पी ई साइन थीटा। क्या आ गया, पी ई साइन थीटा। ये है जी आपकी टार्क की वो डेरिवेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में बड़ी बार पूछी जाती है। तो टार्क का क्या फार्मूला आ गया हमारे पास, पी ई साइन थीटा। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर, लिख लिया इसको। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं इस फार्मूले पे, लिख लिया, ठीक है, लिख लो इसको। अब इस फार्मूले पे थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको उतार लो, फिर आगे हम इसको लिखते हैं। अब इस फार्मूले पे थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं कि ये जो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आया, इसकी क्या डायरेक्शन रहेगी, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, देखो क्या फार्मूला आया हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब मुझे बताइए आप लोग, पी ई साइन थीटा, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आता है हमारे पास, उसका ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर वेक्टोरिकली लिखना होगा, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टोरिकली मुझे इसको लिखना होगा तो मुझे क्या लिखना है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा P क्रॉस E। क्या लिखूंगा मैं इसको, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब आप देखिए इसका क्या मतलब, क्या है इसका डायरेक्शन क्या है टाउ की, उसको देखो। सपोज करो कि इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन P डाइपोल मोमेंट एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कुछ इस तरह से है। मान लो कि ये हमारे पास आ गया P वेक्टर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास E वेक्टर, और अगर इसके बीच में ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, ये P वेक्टर, ये E वेक्टर, इसके बीच में अगर एंगल हमारे पास थीटा है, तो जो हमारे पास अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो ना, थीटा उस तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग P वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग E वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा अगर हमारे पास, तो देखो ये P वेक्टर, ये E वेक्टर, इसके बीच में एंगल थीटा, तो यहाँ पे टाउ कहाँ पे है, देखो ये P और E कहाँ पे है, इसी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टाउ वेक्टर होगा ना, वो लाई करेगा, इफ़ P एंड E वेक्टर लाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर, देन टाउ वेक्टर लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द पेपर, यानी कि टाउ है ना जो, वो इस प्लेन में एक्ट करने वाला है, ठीक है। टाउ किस पे एक्ट करने वाला है, इस प्लेन पे एक्ट करने वाला। अगर P और E आपका इस प्लेन पे एक्ट करता है ना, तो टाउ आपका इस प्लेन पे एक्ट करने वाला है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो इफ़ P एंड E वेक्टर, इसको लिख भी सकते हो आप, लिख लो इसको, इफ़ P एंड E वेक्टर लाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर, देन टाउ वेक्टर विल लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द पेपर, ठीक है। तो T वेक्टर, ये टाउ वेक्टर कहाँ लाई करेगा, ये टाउ वेक्टर लाई करेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसके भी P, यानी कि टाउ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द P वेक्टर भी है, एंड दिस टाउ वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द E वेक्टर। क्लियर, समझ आ गया इसकी डायरेक्शन कहाँ पे लाई करनी है, समझ आ गया ना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं, मिटा दूँ उसको, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस इसके डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। स्पेशल केस, देखो टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम कब होगा, देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू, टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टाउ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1, टाउ
कि आ जाएगी वैल्यू P इंटू ई एंड इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर। यानी कि अगर मैंने ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, चलो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह से मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा हुआ है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो क्या हो जाना है, तो अब जो इस पर टाउ लगना है, ठीक है, अब जो इस पर टार्क लगनी है ना, वो टार्क मैक्सिमम लगेगी। वो टार्क क्या करेगी, मैक्सिमम टार्क लगेगी जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट है ना, देखो ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आ गई, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आ गई, ये आ गई, ये पी की डायरेक्शन आ गई, ये ई की डायरेक्शन आ गई, तो एंगल कितना 90 डिग्री है। अब इससे क्या होना है, एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया और टाउ हमारे पास मैक्सिमम होगा। यानी कि होगा क्या, अगर सपोज करो इस तरह से ना, यहाँ पर क्या आ रही है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, सपोज करो इस तरफ, मेरे इस तरफ जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस तरह से मैं क्या कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल रख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से टाउ लगेगा, इस पर टार्क लगेगी, और वो टार्क करेगी क्या, वो इस टार्क वो इस डायपोल को इस तरह से रोटेट करके इस डायपोल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में अलाइन कर देगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि टार्क ने करना क्या है, टार्क ने इस डायपोल को रोटेट करके इस डायपोल को रोटेट करके वापस उसी डायरेक्शन में कर देना जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आई मेरी बात, जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में इसको इस तरह से रोटेट करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको पहुंचा देना है। क्या करेगी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ये जो डायपोल रख देंगे इस तरह से, जिसकी डायपोल मूवमेंट का जो एंगल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसका एंगल कितना बने 90 डिग्री बनेगा, तो क्या होने वाला है, तो हमारे पास इस पे डायपोल पे मैक्सिमम टार्क लगने वाली है। और वो मैक्सिमम टार्क क्या करेगी, वो मैक्सिमम टार्क डायपोल को इस तरह से रोटेट करके उसको क्या कर देगी, अलाइन कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात अच्छे से, क्लियर। ठीक है, अब देखो सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस आ गया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब मान लो जी ये थीटा हमारा 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री आएगा तो टार्क कितनी आएगी जी, टार्क कितनी आएगी, साइन 0 0, टार्क 0 लग गई। अरे उस टाइम तो टार्क 0 लग गई, यानी कि टार्क मिनिमम है, लगेगी ही नहीं, है ना, 0 टार्क होगी। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ इस तरह से अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डायपोल आपने रख दिया, तो अच्छा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलना है इसने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पी वेक्टर आ गया हमारे पास, ये पी वेक्टर यही वेक्टर, एंगल कितना दोनों में 0 डिग्री। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर कोई टार्क नहीं लग रही है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ये है, उस डायरेक्शन में आपने इस तरह से क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, तो इस पर ना तो कोई फोर्स लगने वाली है, क्योंकि फोर्स क्या इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट वो कैंसिल आउट। इवन के यहाँ इस वाली केस में क्या हो रहा है, वो जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो कोई फोर्स लगने वाली ही नहीं है। हाँ, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता तो फिर टार्क एग्जिस्टेंस में आ जाती, लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे सेम है तो फोर्स भी 0, टार्क भी 0, टार्क भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही है, 0। ठीक है, तो यानी कि ये डायपोल अब ना तो इस तरफ मूव करेगा क्योंकि वो फोर्स नहीं लग रही, ना ये रोटेट करेगा क्योंकि ना तो इस पर टार्क लग रही है। क्लियर यहाँ तक। अब एक चीज़ देखो, इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है ना, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम होता है। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कौन, ये इलेक्ट्रिक डायपोल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, उसी डायरेक्शन में मैंने इस तरह से अपना इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया हुआ है। ठीक है, उसकी इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रखना है कि जिसकी डायपोल मूवमेंट यानी कि पी वेक्टर का जो एंगल है और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो एंगल है वो अगर 0 डिग्री पे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो टार्क हमारी यहाँ पर 0 आने वाली है। और देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, अगर मैंने क्या किया, सपोज करो कि इसको थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह से इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर इसको हटाया तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना है ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे करके हिलाएंगे तो क्या करेगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया, वापस अपनी उस पोजीशन पे इसने इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे इसने आ जाना है। ठीक है, समझ आ गया ये, क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस देखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या होने वाला है, देखो
तब भी क्या होगा, टाउ की वैल्यू थीटा सब्स्टिट्यूट करो 180 डिग्री, साइन पाई 0, अगेन टाउ 0। तो यानी कि अगर इस तरह से आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने इस तरह से डायपोल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव रख देते हैं इस बार, यहाँ पे पॉजिटिव, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है भाई साहब, इधर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आ गई ये, ठीक है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आ गई, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आ गई है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये, तो एंगल कितना बन रहा है दोनों में, 180 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है ना। तो इस केस में भी क्या आ रहा है, टार्क 0 आ रहा है, इस केस में भी क्या आ रहा है, टार्क 0 आ रहा है। लेकिन ये डायपोल इस समय होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। कैसे होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये जो हमारे पास आ रहा है ये कैसे होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं क्या है, जैसे सपोज कर लो फिर से ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, इधर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, इस ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अपना डायपोल इस तरह से रख दिया, मान लो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो मैंने इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब इसकी जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या आ गई, वो इस तरफ आ गई, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरफ, दोनों में एंगल 180 डिग्री। टार्क तो 0 है, यानी कि अभी भी ये डायपोल अगर हमने इस पोजीशन में रखा होगा तब भी ना तो इस पर कोई फोर्स लगने वाली है, तो ये ऐसे और ऐसे तो मूव करेगा नहीं, ना इस पर कोई टार्क लग रही है, यानी कि ना तो इसने पूरा का पूरा रोटेट होके फिलहाल ना जो ये रोटेट करके कहाँ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इसको असाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर अभी, लेकिन जिस कंडीशन में ये है इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर इस डायपोल को थोड़ा सा भी अगर हिलाया जाए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये क्या करने वाला है, थोड़ा सा भी अगर इसको हिलाया ना अपनी पोजीशन से, तो ये पूरा का पूरा रोटेट, क्योंकि थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हिलाएंगे तो टार्क एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, और वो जो टार्क एग्जिस्टेंस में आ रही है वो इस डायपोल को वापस यहाँ से वापस इस तरफ नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ये वो जो थोड़ी सी टार्क है वो क्या करेगी, इसको वो एग्जिस्टेंस में आने के बाद इस डायपोल को पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट करके इस तरह से इसको असाइन कर देगी, यानी कि वो जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक डायपोल को भी असाइन कर देगी। आई बात समझ में, ये फ़र्क होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ आ गए, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा पे किस तरह से एग्जाम में न्यूमेरिकल अपेयर होते हैं, ठीक। तो देखिए ये आपके पास सामने जो पहला न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा हुआ है, मैं रीड कर लेता हूँ इस न्यूमेरिकल को, आप भी यहाँ पे इसको पढ़ लो। देखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम, ये इसने दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल इसने दे रखी है यहाँ पर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री, यानी कि थीटा भी गिवन हो गया, थीटा भी मिल गया, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी दे दी हुई है, थीटा एंगल भी दे दिया हुआ है, और आपको ई यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है। What you have to calculate? You have to calculate the magnitude of the torque acting on the magnitude of the torque acting on the electric dipole। तो सिंपल न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या लिखना चाहिए आपको, किस तरह की आदत डालनी है न्यूमेरिकल करने के लिए, पहले लिखिए गिवन, क्या क्या गिवन है भाई, पी कितना दिया हुआ है बताइए, देखो ऊपर न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁹, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमारे पास ई कितना दे रखा हुआ है इसने, देखो ई की वैल्यू बताओ मुझे यहाँ पर कितनी है, ई की वैल्यू 5 × 10⁴, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो ये इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, ठीक है। अच्छा, थीटा कितना दिया हुआ है, देखो न्यूमेरिकल पे करो उसको रीड, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। नाउ विच फार्मूला विल बी यूज्ड, सिंपल, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। देखो फार्मूला लिखने के बाद ना, चलो ये तो सिंपल न्यूमेरिकल था, लेकिन आप एक टेक्निक फॉलो करना, फार्मूला लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो जो चीज़ गिवन है ना उस पर लिखते जाना है, जी गिवन गिवन गिवन, व्हाट यू हैव टू फाइंड,
जो फाइंड करना है उसको इस तरह से हम लोग लिख देंगे। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें तो नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब कुछ, लेकिन हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, एक आदत डाल लेंगे और जब टफ न्यूमेरिकल आएंगे तो आप देखेंगे इस तरह की टेक्निक्स काफ़ी हेल्प करती हैं जब कोई टफ न्यूमेरिकल अपेयर होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें गिवन है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द टॉर्क। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P 4 × 10⁻⁹, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E 5 × 10⁴ एंड देन साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। नो जस्ट सॉल्व दिस, शाबाश करो उसको सॉल्व। ठीक है, 4 5 से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁵ आ जाएगा और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 टॉर्क इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁵, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू 10⁻⁻4। ये आ गया आपके पास टॉर्क, आपके पास ये आएगी 10⁻⁴। ठीक है, यूनिट क्या आ जाएंगे इसके, देखो यूनिट आ गया आपके पास कूलम मीटर, न्यूटन पर कूलम है, कूलम और कूलम कैंसिल, तो यानी कि इसके यूनिट के आगे न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पर टॉर्क। क्लियर है ना, कितना सिंपल न्यूमेरिकल। एक और करें, ठीक है, तो इसको लिख लो आप लोग, मिटा देता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, देखो इस न्यूमेरिकल में क्या है, रीड करता हूँ मैं इसको। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल when held at an angle of 30 degree with respect to uniform electric field of 10⁴ Newton per coulomb experienced a torque of 9 × 10⁻26 Newton meter. Calculate dipole moment of the dipole. ठीक है, तो what we have to do, you have to find the dipole moment this time. सो जो चीज़ आपके पास गिवन है उसके बारे में लिख दीजिए पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल को कैसे अटैम्प्ट करना है आपको। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या क्या गिवन है। आपके पास E गिवन है, ठीक है, देखो वहाँ पे ऊपर E लिखा हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, E आपको यहाँ पर दे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, आपको दे दिया हुआ है टॉर्क। टॉर्क कितना दे दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। टॉर्क भी दे रखा है, आपको थीटा भी दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अगेन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। विच फार्मूला वी विल यूज, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो मैंने आपको क्या बोला, जो चीज़ गिवन है उसको ऐसे करिए, G ये दिया हुआ है हमको, G ये भी दिया हुआ है हमको, थीटा G ये भी दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है उसको एक तरफ रखिए, बाकी चीज़ों को फेंक दीजिए दूसरी तरफ। तो क्या आएगा, टाउ डिवाइड बाय E साइन थीटा शुड बी इक्वल टू P। ओके, देन सर जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 × 10⁻⁻26। ठीक है, डिवाइडेड बाय E कितना 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय साइन 30 यानी कि 1/2। जस्ट सॉल्व दिस एंड वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा 10⁻⁻26, ये ऊपर चली जाएगी। चलो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 10⁻⁻4, देन P शुड बी इक्वल टू 18 × 10⁻⁻30। ठीक है, कूलम मीटर। तो ये इसका सिंपल सा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं। ठीक, देखो एक और इसका न्यूमेरिकल आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, IIT में आया हुआ है एक बार, शायद काफ़ी पहले का आया है, 96 में आया था शायद, तो लेकिन है काफ़ी इम्पोर्टेंट। उसमें क्या है, देखो उसमें क्वेश्चन ये कहता है कि आपको फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। आप सोचोगे फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई इस क्वेश्चन में। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल थीटा। अब सपोज करो इस एंगल थीटा पे जो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है ना, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, इस तरह से फोर्स इस पर लगाई, क्या होगा, इस पर टार्क एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर इसको मैंने डिस्टर्ब किया, इसकी अपनी पोजीशन से इसको डिस्टर्ब किया तो क्या आएगी, टार्क आएगी। अब टार्क आएगी तो क्या हो जाएगा, ये टार्क इस पर एक्ट करेगी तो ये इस तरह से रोटेट करेगा। अब रोटेट करेगा तो ड्यू टू इनर्शिया क्या हो जाएगा,
ड्यू टू इनर्शिया ये थोड़ा आगे चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगी, इधर भी फोर्स लगेगी, इधर भी फोर्स लगेगी, तो क्योंकि उन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, फिर से टार्क आ जाएगी, फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से ना ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करना शुरू हो जाता है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से क्या आ जाएगी इसके पास, इसकी वजह से अब ये मोशन में है ना, इस तरह से पीरियोडिक मोशन में है, तो क्या आ जाना है इसका, क्या आ जाना है इसका, इसके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, है ना, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें इसके पास होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ना ये इस तरह का ही एक क्वेश्चन है जिसमें वो क्या करता है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, इस तरह का ये क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, find the frequency of the electric dipole placed in the uniform electric field, placed in the uniform electric field when it is disturbed through a small angle theta, when it is displaced, disturbed लिखो या displaced लिखो, displaced by a small angle थीटा। ठीक, इस तरह का एक जो है क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो क्या है हमारे पास, इस तरह का ना ये क्वेश्चन क्या है कि इस तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इस तरह से हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया हुआ है, और उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, स्मॉल एंगल थीटा से इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू करता है। ठीक है, और हमको उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो टाउ जो उस पर लगनी है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है ना, क्या है, पी ई साइन थीटा। तो चलो मान लो ये जो हमारे पास डायपोल है, इसकी डायपोल लेंथ जो है अगर 12 रखते हैं, तो चलो 12 रख देते हैं इसकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज यहाँ पे देख लीजिए, चार्ज भी रख देते हैं ना, Q माइनस Q। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास देखो टार्क किसके बराबर आ जाएगी, पी ई साइन थीटा। अब क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में खुद ही बताया हुआ है कि एंगल जो है ना वो काफ़ी स्मॉल वाइब्रेशन जो है वो हो रही है इस पर, तो एंगल जो डिस्प्लेसमेंट की है ना हमने, वो एंगल काफ़ी छोटा है। तो एज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, देन व्हाट शुड बी द टाउ इज इक्वल टू पी ई थीटा। ठीक है यहाँ तक, बट वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करें, देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ना सिंपल हार्मोनिक मोशन जो क्लास 11th में हम लोगों ने स्टडी किया था, वो यहाँ पे बड़ा काम आने वाला है। देखो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या देखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे फोर्स की जगह पे कौन है, फोर्स की जगह पे टाउ है, तो एक्स की जगह पे कौन होना चाहिए, एक्स की जगह पे थीटा होना चाहिए, यानी कि थीटा शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टाउ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और वैसा है भी, देखो कैसे, यहाँ पे टार्क जो है ना वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और थीटा जो है वो क्या किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो देखो है ना अपोज में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, ठीक है, यहाँ ऐसे कह सकते हो आप लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे बताओ जो टाउ होता है, ठीक है, जो टाउ है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एज वी नो दैट, क्या पता है जी आपको पता है कि टाउ किसके बराबर होता है, आई इंटू अल्फ़ा, है ना। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर, वो किसके बराबर आ गया, पी ई माइनस, यहाँ पे रख देते हैं पी थीटा, माइनस पी थीटा। ठीक, अब देखो इन एस एच एम, अगेन इन एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों को पता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इधर भी लिख सकते थे वैसे, इन एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था, जो एक्सेलरेशन का फार्मूला आया था, क्या आया था याद आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह कौन है, अल्फ़ा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और एक्स की जगह पे यहाँ पे कौन है, थीटा। तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन अबव इक्वेशन, आप लिख लो उसको, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन अबव इक्वेशन, देन व्हाट वी विल गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा अल्फ़ा इंटू माइनस पी ई थीटा, माइनस माइनस कैंसल, थीटा कैंसल, what we will get omega square is equal to पी ई अपॉन अल्फ़ा। ठीक,
देन व्हाट विल बी द ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी ई अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक यही है फ्रिक्वेंसी। अच्छा, ये तो चलो मैंने फ्रिक्वेंसी वाला बताया। अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता तो क्या करते? अरे सिंपल, कुछ भी नहीं। अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता तो क्या करते आप लोग? तो हम लोग क्या करते, हमें पता है ना टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, ये आ जाता 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, है ना? नहीं, क्या था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई नहीं होता ना, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई न्यू, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। इफ़ यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड देन टी शुड बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। टी इज इक्वल टू, देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, यानी कि क्या आ जाएगा अल्फ़ा डिवाइड बाई पी। ये क्या आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया। क्या आ गया, ये टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, हो सकता है ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, कहीं हो सकता है आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बोला हो, आपको पी भी गिवन हो, ई भी गिवन हो, तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको पी और ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इट इज़ गिवन। अगर वहाँ पे दे रखा होगा तो आपको यहाँ पे टी टाइम पीरियड जो है कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह इस फार्मूले के बेसिस पे भी आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से इसको कर लेना। क्लियर, आगे समझ आपको? ठीक है, तो देखो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोग क्या करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये टॉपिक था, जिस पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, ये स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन, ये स्टडी किया था। देन वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो आज हम लोगों ने क्या कर लिया, आज हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाए तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, उस पर क्या एक्ट करेगा। हमने देखा टार्क एक्ट करती है, उसका फार्मूला हम लोगों ने ये ड्राइव किया। देखो अब इस टॉपिक से रिलेटेड कल अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में 1-1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उनको भी कवर करेंगे। तो अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे, जो हमारे पास जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो 1-1, 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग उनको भी अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेशंस भी आनी चाहिए, आपको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए, और आपको ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, ये भी अच्छे से आने चाहिए। तो हम लोग हर एक एक्सपेक्ट पे बात करने वाले हैं। हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी करेंगे, डेरिवेशंस और ड्राइव हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, सो ये समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी करिए और खुश रहिए।